अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है बच्चों, खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग सैयद मोहम्मद मोहसिन के अफसाना फरार का जिक्र करेंगे, जो कि आपके निसाब का दूसरा अफसाना है और यह नौयत के हिसाब से नफ्सियाती अफसाना है। सैयद मोहम्मद मोहसिन का सबसे पहले हम लोग जिक्र करेंगे। किसी भी अफसाना को पढ़ने से पहले जो राइटर का जिक्र करते हैं, तो हमारा जो दूसरा अफसाना है दरक्षा का, वो है फरार, और ये आपका चैप्टर नंबर 3 है। तो 3 नंबर चैप्टर है जिसका नाम फरार है। सैयद मोहम्मद मोहसिन इसके अफसाना निगार है। तो सबसे पहले हम अफसाना निगार सैयद मोहम्मद मोहसिन की बात करते हैं। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन का, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ऐसे तो यहाँ बोर्ड पे लिखा ही है बहुत सारा कुछ इनके स्टार्ट पॉइंट को लेके, लेकिन बुक से लाइन बाय लाइन पढ़ाने से आप लोग का क्या होगा कि राइटर के बारे में डीपली समझ आएगा। तो इसलिए प्लीज आप लोग अपने अपने बुक का भी यूज किया करें जब अगर राइटर का जिक्र होता है तो, क्योंकि ये राइटर का ही जिक्र जो होता है ना, वो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बहुत सारा राइटर से आता है क्वेश्चन। तो राइटर के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ा करिए, बुक को भी रीड किया करिए, ताकि वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए जो बोर्ड पे लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ देखिएगा सैयद मोहम्मद मोहसिन फरार अफसाना लिखा है, और यहाँ देखिएगा तारीख पैदाइश, मकाम पैदाइश, वालिद, अफसानवी मजमुआ। इसका मतलब हुआ उनके अफसानवी मजमुए का नाम क्या था, उनके वालिद का नाम क्या था, वो किस चीज के प्रोफेसर थे, या फिर उनके शायरी मजमुए का नाम क्या था, वो किस जबान पे महारत रखते थे, या उनको कितनी औलादें थी, उन्होंने हज कब किया था, मैट्रिक का इम्तहान कब दिया, आईए बीए, ऐसे करके सारा उनका बायोग्राफी है। तो थोड़ा सा बुक से हम लोग डीपली पढ़ते हैं। सैयद मोहम्मद मोहसिन का शुमार उर्दू के अहम अफसाना निगारों में होता है। वह नफ्सियात के प्रोफेसर थे और नफ्सियात उनका खास मौजू था। उनके अफसानों का एक मजमुआ अनोखी मुस्कुराहट उर्दू दुनिया में बहुत मकबूल हुआ था। कहता है कि वो नफ्सियात के प्रोफेसर थे, यानी कि वो जो टीचर थे नफ्सियात के थे। नफ्सियात का मतलब होता है साइकोलॉजी, इसमें हम लोग साइकोलॉजी उसको कहते हैं। तो साइकोलॉजी के टीचर थे, वही उनका मतलब कि खास मौजू भी था और उसी चीज के वो प्रोफेसर थे। कहता है उनके अफसानों का एक मजमुआ था अनोखी मुस्कुराहट, जो कि उर्दू दुनिया में बहुत काबिले जिक्र है। उर्दू दुनिया में एक ऐसी कहानी है, अनोखी मुस्कुराहट का एक मजमुआ है, और उसी मजमुए का एक अफसाना है अनोखी मुस्कुराहट, जिसके बगैर उर्दू दुनिया की जो तारीख है उसको मुकम्मल हम लोग नहीं कर सकते हैं। कहता है कि अनोखी मुस्कुराहट अफसानों का मजमुआ है, और एक अफसाना भी अनोखी मुस्कुराहट के नाम से है, जिसका हम लोग अगर उर्दू के किताब में अगर उसका जिक्र नहीं करें तो उर्दू के अफसानों की जो ये है तारीख, उसको मुकम्मल नहीं माना जा सकता है। अब इसी से समझिए कि अनोखी मुस्कुराहट कितना अच्छा अफसाना था। हम कहते हैं डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश 10 जुलाई 1910 ईस्वी को पटना में हुई थी। उनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था, और कहता है कि 1926 ईस्वी में उन्होंने राम मोहन राय पटना से मैट्रिक का इम्तहान पास किया। 1928 ईस्वी में पटना कॉलेज से आईए किया। 1931 ईस्वी में नफ्सियात मौजू के साथ बीए पास किया, और 1934 ईस्वी में नफ्सियात के मौजू से ही पटना यूनिवर्सिटी से एमए किया और फर्स्ट क्लास से पास किया और गोल्ड मेडल हासिल किया, यानी कि उन्होंने एमए में गोल्ड मेडल भी लिया है। 1938 ईस्वी में सुबह फलसफा में आर्जी तौर पर लेक्चरर बहाल होते हैं। फिलोसफी के वो टीचर बनते हैं 1938 ईस्वी में आर्जी तौर पे, यानी कम टाइम के लिए, और 1948 ईस्वी में पटना यूनिवर्सिटी के शुबा नफ्सियात में मुस्तकिल तौर पर लेक्चरर बहाल हुए, यानी 1948 में वो पटना यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बनते हैं, और वो किस चीज के बनते हैं, नफ्सियात के बनते हैं, ठीक है। और फिर 1953 ईस्वी में सदर शुबा नफ्सियात बनते हैं और वहां पे सदर बन जाते हैं। 1953 ईस्वी में उनका क्या होता है, नहीं होता है कि प्रमोशन होना, जॉब में प्रमोशन होना, तो प्रमोट करके वो सदर शुबा नफ्सियात बनते हैं 1953 ईस्वी में। और इसी सदर शुबा नफ्सियात से ही 1974 ईस्वी में अपनी मुलाजमत से वो सुबकदोश होते हैं। ये था उनके तदरेशी और तालीमी सरगर्मियां, यानी तालीम कैसे जब मतलब किए मुकम्मल, और अपना जॉब कैसे मुकम्मल की, जॉब कहाँ कहाँ किए, किस किस सन में क्या बने, और उसके बाद वो मुलाजमत से सुबकदोश कब हुई, यानी कि जॉब से कब उनको छुट्टी मिली, कब वो रिटायर कर गए। अब आते हैं हम इनके तसानीफ के जिक्र में। तसानीफ उनका क्या था, उनकी किताबों में अनोखी मुस्कुराहट अफसानों का मजमुआ, जो कि
अफसानों का मजमुआ था। तो हमने अभी पहले भी जिक्र किया, अफसानों का मजमुआ है जिसका नाम है अनोखी मुस्कुराहट। और कहता है दूसरा मजमुआ था मजामीन का मजमुआ, नफ्सियाती जाविये। क्या था? नफ्सियाती जाविये उनके मजामीन का मजमुआ था, जो कि जिसकी नौवियत जो थी नफ्सियाती ही थी। और उसके बाद कहता है जख्म के फूल उनका शायरी मजमुआ है। जख्म के फूल उनका शायरी मजमुआ है, बहुत अहम है। इसके अलावा उनकी दूसरी किताबें भी शाये हुई हैं। कहता है कि ये इनके तसानीफ की बात करते हैं। तसानीफ एग्जाम में क्वेश्चंस भी है, मुख्तसर के अंदर क्वेश्चन है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन की तसानीफ का जिक्र करे, यानी कि उन्होंने किस तरह की किताबें लिखी और कौन कौन से किताबों का मजमुआ लिखा है। तो एक अफसानों का मजमुआ लिखा था जिसका नाम था अनोखी मुस्कुराहट, एक मजामीन का मजमुआ लिखा था जिसका नाम था नफ्सियाती जाविये, और एक शायरी मजमुआ लिखा था जिसका नाम है जख्म के फूल। ये सब उनके तसानीफ के बहुत ही फेमस किताब है। और उसके अलावा और भी दूसरी किताबें, दूसरे अफसाने उनके शाये हुए हैं। ठीक है, तो ये इनका बायोग्राफी है। उसके अलावा अब इनके थोड़े से पर्सनल लाइफ के भी बारे में यहाँ जिक्र किया गया है कि उनको 7 औलादें थी, जिसमें से 3 बेटा और 4 बेटी थी, है ना। सैयद मोहम्मद मोहसिन को 3 बेटे और 4 बेटियां थी। 1973 ईस्वी में, यानी 1973 ईस्वी, सॉरी यहाँ 74 है, 1973 ईस्वी में उन्होंने हज किया अपनी अहलिया के साथ। अहलिया का माने होता है बीवी। अपनी बीवी के साथ उन्होंने 1973 ईस्वी में हज का सफर किया। और कहता है कि उनकी वफात 2002 ईस्वी में इलाज के दौरान दिल्ली में हो जाती है। ठीक है, तो ये सैयद मोहम्मद मोहसिन का बायोग्राफी था, जिसमें यहाँ पे मैंने लिखा भी है बोर्ड पे। आप लोग प्लीज यहाँ बोर्ड को थोड़ा सा गौर से देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप लोग का बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सैयद मोहम्मद मोहसिन का जो जिक्र है, सैयद मोहम्मद मोहसिन का जो बायोग्राफी है वो कंप्लीट होता है। अब हम सैयद मोहम्मद मोहसिन के अफसाने की बात करते हैं जो हमारे निसाब में शामिल है, जिसका नाम है फरार। हम तो सैयद मोहम्मद मोहसिन का जो अफसाना आपके निसाब में है, जिसका जिक्र अब हम करेंगे, जिसका नाम है फरार, नौवियत के हिसाब से ये अफसाना जो है वो है नफ्सियाती। जैसे कि रुकैया भाभी के अफसाना को आपने जाना, माशरती अफसाना था, समाज के बारे में था, एक औरत का जिक्र था। उसी तरह से यहाँ पे जो अफसाना फरार है वो मतलब एक मर्द की कहानी को बयान करता है, और मर्द के भी कहानी में एक नफ्सियाती नुक्ते को बयान करता है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा कहानी के मरकजी ख्याल को ही सबसे पहले जानेंगे, क्योंकि एग्जाम में मरकजी ख्याल का ही जिक्र होता है। अगर 5 नंबर में क्वेश्चंस भी आते हैं तो पूछता है कि फलाने अफसाने का मरकजी ख्याल पेश करे, या फिर वो अफसाना फरार हो सकता है, या वो कटी हुई शाख हो सकती है अफसाना, या फिर भाभी जान, कोई भी अफसाना हो सकता है। तो हम लोग तो भाभी जान का मरकजी ख्याल पढ़ ही चुके हैं। तो आज हम लोग अफसाना फरार, सैयद मोहम्मद मोहसिन के अफसाने का मरकजी ख्याल बयान करेंगे। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन का जो अफसाना है उसका एक मरकजी किरदार होता है, मरकजी किरदार जो कि अफसाने के अंदर लीड रोल करता है, जिसकी कहानी आगे पीछे इर्द गिर्द घूमती है, उसे हम कहते हैं मरकजी ख्याल। तो मरकजी ख्याल में मरकजी किरदार, तो मरकजी किरदार यहाँ जो अफसाना फरार का है वो है महमूद नाम का एक नौजवान लड़का। क्या रहता है? महमूद नाम का एक नौजवान मर्द। जिस तरह रुकैया भाभी जान का मरकजी किरदार रुकैया नाम की औरत थी, उसी तरह फरार अफसाने का जो मरकजी किरदार है वो महमूद नाम का एक लड़का रहता है, जो तालीम के लिए सरगिर्दा रहता है, यानी तालीम के लिए मारा मारा फिरता है, परेशान रहता है। रीजन ये होता है कि बहुत कम उम्र में, जब वो 10 साल का था तो उसके अब्बा का इंतकाल हो गया। अब्बा के इंतकाल के कुछ ही रोज के बाद उसकी माँ का भी इंतकाल हो जाता है, और किस्मत उसको कहाँ लेके जाती है? उसके मामू के घर, यानी कि माँ बाप दोनों मर जाते हैं। तो महमूद यतीम हो जाता है, और यतीमी के चक्कर में वो अपने मामू के घर जाता है, और मामू के घर पे जाके वो पढ़ाई शुरू करता है। ठीक है, जिस वजह से क्या होता है कि उसकी पढ़ाई जो है बहुत परेशानियों में गुजरती है। अब जाहिर सी बात है, जिसके पेरेंट्स नहीं रहेंगे, पढ़ाई वगैरह में मुश्किलातें बहुत सारी आएंगी, तो वो मुश्किल का सामना करके पढ़ाई करता है। और हॉस्टल में भी जब जाता है तो हॉस्टल में आम नौजवानों के बरखिलाफ एक मिसाली जिंदगी गुजारता है। आम नौजवानों के बरखिलाफ का मतलब ये होता है कि जब इंसान टीन एज में होते हैं या फिर कॉलेज का लाइफ जीते हैं, तो वहां पे लोग क्या करते हैं? बहुत तरह के सैरो तफरीह करते हैं, बहुत तरह का ऐशो आराम करते हैं। कोई मूवी देखने जाता है, तो कोई मतलब एग्जीबिशन में चला जाता है, तो कोई पार्क घूम रहा है, कोई कहीं बहुत तरीके का काम होता है कॉलेज में, आप लोग को सबको पता ही होगा।
तो बहुत तरह का बात है। तो उसी तरीके का सारा लोग हॉस्टल में रहता था, लेकिन महमूद ही सबसे अलग जिंदगी गुजारता था। एक मिसाली तालिब जो कि टीचर लोग को अच्छा लगता है। टीचर लोग को क्या होता है, लड़का बहुत पढ़ने वाला है, लड़की बहुत अच्छी है, सिंसियर है, टाइम से पढ़ रहा है, टास्क याद कर रहा है, कोई फालतूआपा नहीं है इसके अंदर। ये सारी खूबियां जो थी महमूद के अंदर थी। ठीक है, तो एक मिसाली जिंदगी गुजार रहा है हॉस्टल में रह के भी, क्योंकि हॉस्टल में सारे के सारे बच्चे जो होते हैं ना कहीं बदमाशी में, किसी भी टाइप, बदमाशी का कोई टाइप्स नहीं है, अलग अलग तरीके की बदमाशी में वो मुब्तला होते हैं। लेकिन ये सब चीज से अलग अपने अपने तालीम को मुकम्मल करता है, दोस्तों के उकसाने पर सैरो तफरी की तरफ माइल भी होता है। हॉस्टल में दोस्त वगैरह उकसाते कि चलो घूमने फिरने, तो सैरो तफरी की तरफ माइल भी होता है। लेकिन एक नफ्सियाती उलझन का वो शिकार रहता है, नफ्सियाती उलझन का शिकार रहता है, जिस वजह से वो शेरो तफरी की तरफ माइल तो हो जाता है, लेकिन सैर करने मतलब घूमने फिरने से उसको ना अजीब सा उलझन होता है। जाने से पहले वो घबराहट में मुब्तला हो जाता है, उसको बहुत घबराहट फील होता है, नहीं जाना चाहिए, क्यों जाए, ऐसा उसका सीन रहता है। अब रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि वो बचपन से ही अपने घर में घुटन भरा माहौल देखे हुआ था। बचपन से घुटन भरा माहौल देखा था, अच्छा माहौल में वो पला बढ़ा नहीं था। उसकी माँ जो थी और उसके बाप जो थे, माँ बाप का जो एक रिलेशन था उसके घर में वो बढ़िया नहीं था, जिस वजह से ये हमेशा एक उलझन का शिकार रहता था। और किस उलझन का शिकार रहता था हम आगे जिक्र करेंगे। तो एक नफ्सियाती उलझन का मतलब दिमागी एक उलझन था उसको, और इसी उलझन में मुब्तला रहते हुए अपनी तालीम मुकम्मल करता है और डिप्टी कलेक्टर बन जाता है। बहुत अच्छी नौकरी उसको मिल जाती है, यानी कि मिसाली जिंदगी हॉस्टल में गुजारता है, गरीबी यतीमी में भी, कम पैसे में भी वो एक मिसाली जिंदगी गुजार के पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छी नौकरी वो पा लेता है और वो डिप्टी कलेक्टर बन जाता है। ठीक है, डिप्टी कलेक्टर बन के एक अच्छा नौकरी पा लेता है। लेकिन उसके बावजूद वो क्या होता है कि जो नफ्सियाती नुक्ता जो बचपन से उसके दिल दिमाग में था वो वैसे ही सेट था। लेकिन फिर भी एक दिन वो जब डिप्टी कलेक्टर बन गया तो उसके दिल दिमाग में आया कि अरे यार मेरी जिंदगी क्या है, पैसा, धन, दौलत, इज्जत, शोहरत, सब कुछ हमको है, लेकिन क्या बताए आपको कि अरे मेरे पास तो कोई लाइफ सेट ही नहीं है। आओ ड्यूटी से आओ, खाओ पियो, सो जाओ, फिर सुबह ड्यूटी जाओ। लाइफ में एक जो होता है ना कि एक अच्छी जिंदगी जैसे दूसरों की होती है, भाई मियाँ बीबी घूमने जा रहे हैं, होटलिंग कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, ऐसा कोई जिंदगी उसका था नहीं। तो वो इरादा बनाया कि हम भी करेंगे। इवन वो शादी भी कर लेता है। शादी करके वो ससुराल के जनान खाने में जब पहली रात दाखिल होता है तो वो डर जाता है। और क्या याद आता है उसको, अपने बचपन का वही घुटन भरा माहौल याद आता है, जो हम आपको बार बार बता रहे कि वो एक नफ्सियाती उलझन का शिकार रहता है। वो उलझन क्या होता है, बचपन से वो अपने घर में माहौल देखा था जहां पे उसकी माँ जो थी ना उसके बाप के साथ बदसलूकी करती थी। ऐसा होता है, जेल में नहीं होता, किसी किसी जगह पे देखिएगा लोग कहता है कि मर्द औरत पे बहुत ज्यादा जुल्म करते हैं। ठीक है, हमारा मास्टर है ना, अब कहने की बातें हो गई कि सिर्फ मर्द ही औरत पे जुल्म कर सकते हैं, अब औरतें भी करती है। तो पहले कहानी का जिक्र करेंगे, फिर बाद में आगे काम ये करते हैं। तो यहाँ पे इसको अपने बचपन का वो घुटन भरा माहौल याद आता है जहाँ पे मर्द को औरतें गलत तरीके से बात करती हैं, गलत जबान इख्तियार करती हैं, शिद्दत पसंदी, बदजबानी इस्तेमाल करती हैं, बदजबान यूज करती है। तो ये बुरा जबान यूज करती थी इसकी माँ इसके बाप के साथ। और महमूद को भी ये चीज याद आ गया, कब, जब ये शादी करके ससुराल के पहली रात जनान खाने के अंदर दाखिल होता है तो इसको अपने घर का माहौल याद आ गया जहाँ पे माँ जो थी बाप के साथ बदसलूकी करती थी, अच्छा जबान का यूज नहीं करती थी, प्यार से पेश नहीं आती थी, हमेशा गाली गलौज झगड़ा झंझट करती थी। अब यही चीज बचपन से इसके दिलो दिमाग में रहता था। अब इसी वजह से इसको क्या हुआ, अचानक से वो ये सब याद आ गया और ये खौफजदा हो गया। क्या हो गया, खौफजदा हो गया, डर गया, बाप रे मेरी भी शादी हो जाएगी और ऐसा ही माहौल हमको भी पूरी जिंदगी झेलना होगा, ऐसी ही जिंदगी मुझे भी पूरी जिंदगी देखनी होगी। जिस वजह से ये डर के खौफजदा होके ससुराल के जनान खाने के बाहर ही खड़ा रह जाता है और वो शादी से समझिए कि एक तरह से भागना ही कहलाएगा और वो अपने अज़दवाजी जिंदगी से, अज़दवाजी फराइज से क्या होता है, पिछड़ जाता है, पीछे रह जाता है। और इस तरीके से उसकी एक अच्छी खासी शख्सियत जो कि डिप्टी कलेक्टर की शख्सियत थी, उसकी शख्सियत को उसके एक छोटे से नफ्सियाती नुक्ते ने नामुकम्मल बना दिया। ठीक है, एक उसकी छोटे से उलझन को उसके जिंदगी पे इतना गलत असर डाला था कि वो एक अच्छी खासी शख्सियत का मालिक होने के बावजूद भी उसकी पूरी शख्सियत क्या हो जाती है, नामुकम्मल हो जाती है। और यही इस कहानी का मरकजी ख्याल है।
ठीक है। तो कहानी का मरकजी ख्याल जब पूछेगा तो आप यही बयान करेंगे जो हम अभी बताएं। अब आते हैं कहानी के थोड़े से इंटरनल में, ताकि थोड़ा आप लोग को लगे कि हाँ कहानी के अंदर क्या है। तो महमूद जो है ना, महमूद बैठ के पढ़ाई वढ़ाई करते रहता है, तो देखता है उसकी माँ एकदम गरज के अपने बाप को, मालिक को कहती है जाओ बुला के लाओ उनको। तो जाता है, बाप को कहता है चलिए आपको बुला रही है। तो बाप जब आते हैं तो बाप को देखते उसकी बतारी पूरा स्टार्ट है, तुम तो मेरा जिंदगी बर्बाद कर गया, तुमसे क्या जरूरत था हमको शादी करने का, जिस दिन से हम तुमसे शादी किए हैं ना हमारी जिंदगी में किस्मत मेरा फूट गया। भाई शौहर कहता है अरे क्या ऐसा कर दिए जो तुम इतना चिल्ला रही हो, बोल रही हो, क्या बात है? तुमको 50 बार कहे हैं उस वकील के यहाँ नहीं जाओ, क्या करने तुम चला जाता है, आप काहे जाते हैं, सब आपका कमी है। यहाँ बच्चा बैठ के पढ़ रहा है और वो सब बच्चा कौन, महमूद जो रहता है वो देख रहा है। अब इसका शौहर कहता है अरे यार धीरा बोलो, हम कहाँ कुछ किए, अगर वकील उकील सुन लेगा तो क्या कर। हाँ सब उसकी जोरू के साथ जाके तुम ठट्ठा हंसी मजाक करता है, वो सब पता है तुम नैन मटक्का चला रहा है उस वकील की वाइफ से। तो बात तक फिर इसका शौहर बोलता है चुप हो, सब झूठ बात है, पूरा लड़ती है। ठीक है, तो ये सब चीज वो जितना शौहर मना कर रहा है उतना शौहर को बेइज्जत कर रही है, साथ ही साथ वो पड़ोसी को भी गाली देना शुरू कर दी जिसके यहाँ उसके शौहर गए थे। आदमी नहीं है, घर अड़ोस पड़ोस चला जाता है घूमने फिरने, लेकिन इसकी जो बीवी रहती है वो शकी मिजाज की रहती है, बदजबान होती है और गलत तरीके से बात करती है अपने शौहर से। यही सब चीज महमूद देखे हुआ था। फिर उसके बाद जब वो हॉस्टल में चला जाता है, माँ बाप मर गया, मामू के घर चला गया, हॉस्टल जब जाता है तो हॉस्टल में दोस्त यार उसको कहता है कि चलो ना घूमने फिरने, हम लोग अपनी अपनी गर्लफ्रेंड लेके जा रहे हैं, तुम भी चलो किसी से, तुम तो दोस्ती यारी नहीं करता है। तो लजा हो जा गया, सोच रहा चलो हम भी इस तरह का कुछ करते हैं। ये भी अपने दोस्त से वादा कर लिया कि चलो हम आएंगे नुमाइश में, लेके आना अपनी कोई गर्लफ्रेंड को, मेरे लिए भी देख लेंगे हम भी। तो ये जाता है, वादा तो कर लिया अपने दोस्त से कि हम मिलेंगे, आर्ट गैलरी चलेंगे हम लोग साथ में और रेस्टोरेंट भी जाएंगे, ले आना अपनी किसी लड़की दोस्त को, हम उसके साथ हंसी मजाक घुमाई फिराई सब करेंगे। ठीक है, लेकिन वो नहीं कर पाई। ठीक, दोस्त के साथ क्या करता है कि हाँ चल हम भेंट करेंगे गर्लफ्रेंड से, चल ले, क्या कहने का तो कह देता है। लेकिन जब उसका दोस्त के साथ वो जाता है और वहां पे क्या करता है कि दोस्त चला गया आर्ट गैलरी यानी नुमाइश देखने, और जब ये जाना चाह रहा है तो औधे रास्ता से भाग आया है, ये जा रहा है पूरा डर जा रहा है, लग रहा बाप रे हम तो कोई भारी गुनाह करने जा रहे थे। ठीक है, तो और जेन्युइन कोई सुनेगा, चाहे मास्टर सुन रहा है चाहे कोई स्टूडेंट सुन रहा है, तो वो क्या सोचेगा, बाप रे बड़ी नेक बच्चा था, फर्माबरदार था, गर्लफ्रेंड बनाना नहीं चाहता था, एक अच्छा जिंदगी जीना चाहता। लेकिन सीन वहां वैसा नहीं था, सीन उसका दूसरा था। सीन उसके साथ ये था कि बचपने से माँ का गाली सुनते सुनते बेचारा बड़ा हुआ था, तो उसको पता था कि कई गर्लफ्रेंडों से हमको यही सारा चीज सुनना पड़ जाएगा, तो आधे रास्ते से भाग आता है। कहने का मतलब इंसान की जिंदगी पे किसी चीज का इतना गहरा असर हो जाता है कि आपको पूरे टाइम खुशी मिल रही है, आप पूरी जिंदगी में बहुत कुछ कर जाते हैं, तरक्की कर जाते हैं, लेकिन कोई एक मोमेंट आपके लाइफ में, आपके दिलो दिमाग में ऐसा छा जाता है कि वो आप कभी उसको बदल नहीं सकते, या फिर कहिए कि वो बदल ही नहीं सकता है, क्योंकि वो आपके पूरे दिमाग पे नक्श कर चुका है, वो मतलब उसको आप नहीं हटा सकते अपनी जिंदगी से। और महमूद के साथ भी वही हुआ था, औरतों की बदजबानी, औरतों का बदतमीजी से बात करना, औरतों का गलत अंदाज से मर्द को दबाना, तजलील करना, बेइज्जती करना। ठीक है, तो यही सी चीज उसके दिमाग में बैठा था, यही रीजन था कि वो हॉस्टल में भी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं बना सका, कोई दोस्त नहीं बना सका, और ना ही वो घूमने फिरने जा सका। और यही रीजन था कि शादी भी कर लिया। जब उसके लाइफ में, जब वो डिप्टी कलेक्टर बन गया तो उसके लाइफ में हुआ कि नहीं अब तो हम शादी करेंगे। उसकी शादी जुबैदा नाम की एक लड़की से हो भी जाती है। किससे होती है महमूद की शादी? जुबैदा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जुबैदा नाम की एक लड़की से शादी होती है, और लेकिन रुखसती का बात होता है तो जुबैदा 10th क्लास में पढ़ते रहती है। तो होता है कि जुबैदा का 10th का जब एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके बाद रुखसती किया जाएगा, नहीं होता दुल्हन का विदाई कराना, तो इसका निकाह हो गया रहता है। विदाई का बात आता है तो पूरा एकदम खुश रहता है। कौन? महमूद। पूरा 2.5 महीना का छुट्टी ले लेता है, हम तो घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे, यहाँ वहाँ बीवी के साथ करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। लेकिन इसका तो दूसरा ही कहानी हो गया। रात में जाता है, बारात ले जाता है रुखसती के लिए, और ससुराल के रात में ही वहीं पे जैसे ही लेडीज लोग ले जाती है ना, शादी वादी कराने में लेडीज लोग लेके जाती है मर्दाना को घर के अंदर। शादी ब्याह में आप लोग देखे भी होंगे कि और सब लोग जाता है नेग होग करने के लिए, तो जाते ही वहां पे डर गया है।
और उसको क्या याद आता है, बचपन का माहौल। तो यही सारा इस कहानी में दिखाया गया है महमूद को लेके, और ये हकीकत है हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे अफसाना क्या होता है, हमारे माशरे की चीज को दिखाया जाता है वहां पे एक किरदार के जरिए। तो यहाँ पे महमूद के जरिए नफ्सियाती प्रॉब्लम दिखाया गया है कि इंसान के जो मानसिकता होती है, अगर किसी चीज पे अगर वो मतलब अटैक कर गया है उसके दिमाग में कोई बात, तो उसको जल्दी खत्म नहीं किया जा सकता, और एक तरह का वो ला इलाज बीमारी है। ठीक है, लाइलाज बीमारी है। सोच के ही सोचिए कि अच्छा कैरेक्टर 1 सेकेंड में एक बात को लेके बर्बाद हो गया। ठीक है, तो यही ये अफसाना था। इस अफसाने का यहीं पे द एंड होता है। अब रहता है अफसाना के इंटरनल में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे पूछेगा कि इस कहानी का अफसाना फरार का मरकजी किरदार कौन, महमूद नाम का एक लड़का। पूछेगा महमूद की शादी किससे हुई थी, जुबैदा नाम की लड़की से। ठीक है, महमूद कितने बरस की उम्र में यतीम हो गया, 10 बरस की उम्र में यतीम हो गया। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन, महमूद को कौन सी नौकरी मिली, तो डिप्टी कलेक्टर बना था वो। ठीक है, तो इस तरह से कुछ इंटरनल क्वेश्चंस आपके यहाँ से भी आते हैं, महमूद से भी। अब रहता है कुछ इसमें सवाल जवाब की भी हम बात कर लेते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव का तो बहुत ज्यादा मतलब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव की बात करते जो आपके बुक में है मुख्तसर तरीन, जिसका हम थोड़ा सा यहाँ जिक्र भी करेंगे। कहता है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई थी, तो पटना में। उनकी तारीख पैदाइश क्या है, 10 जुलाई 1910 ईस्वी। जेरे निसाब अफसानों में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना है, तो जेरे निसाब अफसानों की बात जब हम करते हैं, यानी आपके बुक के अंदर जो अफसाने हैं उसमें डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना है, तो आपके बुक में 4 अफसाने हैं, तो उसमें से फरार अफसाना डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम यहाँ ऑब्जेक्टिव में है। ऑब्जेक्टिव में ऑलरेडी ये क्वेश्चंस होते हैं। सैयद मोहम्मद रशीद कहता है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे, यानी किस विषय पे उनको ज्यादा मतलब क्या होता है कमांड था, तो वो था नफ्सियात, यानी कि साइकोलॉजी हम इसको कहते हैं। इधर क्वेश्चंस भी है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तदरीसी सरगर्मियों पर 5 जुमले लिखे। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का बायोग्राफी पढ़िएगा आप लोग वहां से। तदरीसी सरगर्मियों का मतलब होता है वो कैसे पढ़ाए थे, कहाँ से अपने पढ़ाने का शुरुआत किए, और कब कब वो प्रमोशन होके उनका कब कब तरक्की करके वो, जैसे कि था ना कि तदरीसी करियर की शुरुआत उन्होंने कहाँ से की थी, 1938 ईस्वी में उन्होंने अपने तदरीसी करियर की शुरुआत की हुई थी। उनके बायोग्राफी में देखिएगा, पटना कॉलेज में फिलॉसफी में आर्जी तौर पर लेक्चरर बहाल हुए थे। फिर कहता है 1948 ईस्वी में पटना यूनिवर्सिटी में क्या बोलते हैं सुबह नफ्सियात पे लेक्चरर हुए थे। 1953 में सदर शुबा नफ्सियात हुए थे, और 1974 में मुलाजमत से सुबुकदोश हुए थे। इसी को आप लोग सेंटेंस वाइज बनाइएगा, यही तदरीसी उनका ये है। क्या है, सरगर्मियां हैं 5 जुमलों में। ये सारे क्वेश्चंस है। फिर एक क्वेश्चंस की बात और करते हैं, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तसनीफात का जिक्र करें, जो कि मैंने बायोग्राफी में समझाया ही। तसनीफात का मतलब उनके द्वारा लिखा गया काम, उन्होंने क्या क्या लिखा, तो वही बताए थे, अफसानवी मजमुआ, मज़ामीन का मजमुआ, शायरी मजमुआ। और कहता है एक क्वेश्चन और है कि महमूद के किरदार पे 5 जुमले बयान करें, तो वही महमूद आपके अफसाना फरार का मरकजी किरदार है। ठीक है, एक नौजवान लड़का है जो माँ बाप के गुजरने के बाद अपने मामू के घर से तालीम हासिल करता है और एक मिसाली जिंदगी गुजार के एक डिप्टी कलेक्टर की नौकरी लेता है। लेकिन बचपन से ही वो क्या रहता है, अपने एक नफ्सियाती उलझन की वजह से उसकी शख्सियत बचपन में ही मुकम्मल नमूना दिखती है, यानी कि वो इतना ज्यादा दूर अंदेश हो जाता है, इतना ज्यादा सोचने लगता है। यही रीजन था कि वो हॉस्टल में दोस्त नहीं बना पाया, यही रीजन था कि वो शादी नहीं कर पाया। तो वही है कि वो अपने पुख्ता मिजाजी की वजह से, यानी बहुत ज्यादा सोच में ठहराव रख लिया था, जिस वजह से वो अपनी शख्सियत को नामुकम्मल कर लिया। ठीक है, तो महमूद के बारे में भी इंटरनल आप लोग जानते हैं, मरकजी ख्याल जो पढ़े वहां से आप लोग महमूद के बारे में लिख सकते हैं। तो इस चैप्टर को यहाँ पे आज का ये चैप्टर खत्म हो गया, और आज के इस चैप्टर को खत्म करते हैं। फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम लोग मिलते हैं आपके साथ। और बाकी के जितने भी मेरे पुराने वीडियोज हैं जो कि आपके दरक्सा बुक से रिलेटेड है, या फिर रोशनी बुक से रिलेटेड है, या फिर मैं बात करूं ग्रामर की, तो वो सारे मेरे चैनल पे अवेलेबल है, और आपको उसका सारा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट भी तैयार हुआ है मेरे वीडियो पे, मेरे चैनल पे। तो मेरे चैनल दानिया उर्दू क्लासेज को आप लोग सब्सक्राइब करें, और वहां से अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करें, और एग्जाम में बहुत अच्छे नंबरों से एग्जाम को पास करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।